कल हमने कार्य के बारे में पढ़ा और कार्य के लिए, वर्ग के लिए एक फार्मूला भी निकाला और फार्मूले का यूज करके हमने 2 न्यूमेरिकल्स भी किए। लेकिन W इज इक्वल टू Fs cos थीटा या F वेक्टर डॉट S वेक्टर, इसमें जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उस फोर्स के बारे में हमें एक बार फिर से विचार करना चाहिए। जो फोर्स हमने कल अप्लाई किया उसको हमने F बोल दिया सीधा सीधा, मतलब यूज किया गया जो फोर्स है वह कांस्टेंट है। हम ऐसा कहते हैं कि 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया, 100 न्यूटन अप्लाई किया गया या जितना भी अप्लाई किया गया, तो वो फोर्स की एक वैल्यू बोलते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट रखी हो और उसमें हम जो फोर्स अप्लाई करें वो फोर्स वेरिएबल हो, वेरिएट करें? मतलब सपोज कर लो कि हमने लगाया शुरू में 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, बढ़ाते जाएं और फिर क्रम से ही बढ़ना जरूरी नहीं, कैसा भी बढ़े फोर्स हो या घटे, मतलब जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो फोर्स कैसा हो, वह कांस्टेंट ना हो, वह लगातार बदल रहा हो। और जब ऐसा होगा तो फिर हम वर्क को कल वाले फार्मूले से, मतलब W इज इक्वल टू Fs cos थीटा से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो F लिखा है तो F की वैल्यू लगाएंगे क्या, फिर हम बहुत सारे मान होंगे उसमें। तो ठीक है, ये कह दिया कि इस एक फंक्शन दे दिया उनने, कह दिया कि F इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा भाई वो। तो ऐसी स्थिति में फिर हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब भी ऐसी ऑड पोजीशंस आती हैं, जब भी ऑड पोजीशंस आती हैं, जरा ध्यान से देखें जो हमने कल फार्मूला कैलकुलेट किया है Fs cos थीटा, ठीक है। थोड़ी देर को मान लो कि अगर हमने फोर्स जो अप्लाई किया है वह, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो उसी डायरेक्शन में अप्लाई भी किया, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ भी। तो ऐसी स्थिति में जरा विचार करें कल के फार्मूले पर। इसमें ये देखें, जैसे मान लो ये है अपना डिस्प्लेसमेंट के लिए, सपोज कर लो x के लिए है, और ये किसके लिए है बोलो, f के लिए। अब f की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, कैसी है बोलो, मतलब कहीं ना कहीं से होगा ऐसा। ये देखो ये फोर्स, अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट कहां तक हुआ, या 0 से लेकर के इस लाइन तक हुआ, ये पूरा, ठीक है। यहां पर चाहे तो हम s या फिर मान लो हमने x ले लिया हो, बोल दें कि यहां पर x की वैल्यू 0 है और यहां पर x की वैल्यू कितनी है बोलो, s है। कितनी है, s। अब देखो इसमें f इंटू s, जरा ध्यान से देखें, ये डिजाइन बन रही है जो, यह एक रेक्टेंगल है। क्या है बोलो, इसका मतलब क्या हुआ कि W इज इक्वल टू, अगर हम F S बोलते हैं
क्या बोलते हैं? तो देख लो, ये लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया वाली है ना, मतलब वर्ग जो होता है वास्तव में वो क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या हो गया बोलो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक प्रकार से वर्ग जो है एरिया है, किसके लिए? लेकिन वो एक ऐसा ग्राफ खींचा जाए एस और एफ के बीच में, तो उसमें जो एरिया आएगा वो एरिया किसको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, किसको प्रदर्शित करेगा? वर्ग को प्रदर्शित करेगा। मतलब एफ और एक्स के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें, ठीक है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, तो जो हमको डिजाइन मिलेगी उसका एरिया निकालेंगे हम, तो क्या होगा? वो एरिया ही कहलाएगा वर्ग। ठीक है। अब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये जो शेप बन रहा है ये रेगुलर शेप है। मतलब कैसा है ये आयत के रूप में एक नियमित आकृति है। लेकिन अगर हम एफ को क्या कर दें? वेरिएट कर दें, उसको कम ज्यादा कर दें। अगर उसको हम कम ज्यादा कर दें तो स्थिति कैसी आएगी? ये देखो, ऐसी स्थिति आएगी। देख रहे हैं? इसमें ऐसी स्थिति बनेगी। ये देखो, ये F है ये, और ये X है। हमने x1 से लेकर के x2 तक का डिस्प्लेसमेंट किया है। अब यहाँ पर फोर्स इतना था, अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इस शेप कुछ जो बन रहा है वो एक रेगुलर शेप बना ही नहीं, नॉन रेगुलर है ये। मतलब अनियमित आकृति है ये। और अनियमित आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बहुत पहले के समय में इसका समाधान यही होता था कि इस शेप को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाए और हर छोटा पीस अपने आप में एक रेक्टेंगल है और उन सब का एरिया निकाला जाए और फिर उसको सम कर दिया जाए, टोटल आ जाएगा। लेकिन यहां पर फिर भी एरर की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। जरा ध्यान से देखें इस बात को। जैसे देखो, ये है डिजाइन। अब इस डिजाइन को अगर हम थोड़ा बड़ा कर दें, ये देखो, इस डिजाइन को हम बड़ा कर दें तो हम क्या देखेंगे कि, ध्यान से देखें, ये देखो, देखा? मतलब रियल में ये रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल इतना हुआ, इसमें क्या होगी? एरर होगी, इतनी त्रुटि होगी। लेकिन अगर इसको हम बाइसेक्ट कर दें, बीच से और कट कर दें और छोटे छोटे पीस में कर दें तो एरर कम होती चली जाएगी। ठीक है, एरर बहुत कम होती चली जाएगी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन या समाकलन जब से आई तो ये छोटे छोटे पीस को पूरे इनका एरिया निकाल के कैलकुलेट करना, ऐड करना, ये सब ना करके हम इस कार्य को इंटीग्रेशन से बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम 2 स्टेप यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है वास्तव में, अभी हम बताते हैं। देखो, इसमें जैसे हमने कहा कि जितने छोटे छोटे पीस में काट दिया जाए। सपोज कर लो कि अभी कितने पीस हैं ये, मान लो 100 पीस हो, कितने कर लें? मान लो हम 100 कर लें, तो बोले ज्यादा शुद्धता आएगा जब 200 हो जाए। बोले और ज्यादा कब आएगा? 1000 हो जाए।
और प्योर कब आएगा? 10,000 हो जाए, मतलब कितना ही हम बढ़ाते जाएं। लेकिन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि हमने उनको काटना शुरू कर दिया है, अब लाइफ टाइम काटते ही रहेंगे, अपन काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे। जितने हैं आज उससे दुगने तिगने कल हो गए, ज़्यादा हो गए, और डेली अपन उनको पीस बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से क्या माना जाता है, अब जो आंसर आएगा प्योर आएगा वो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ये कॉन्सेप्ट कैसा लेते हैं अपन। ये देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पीसेस देख रहे हैं ना, इन सब पीसेस को हम कैसा काटेंगे जिससे विड्थ सबकी सेम हो, और वह विड्थ कितनी होगी, dx होगी। कितनी होगी? dx। डेल्टा x भी से शुरू कर सकते हैं अपन, ठीक है, dx होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बोलो dx, और उस प्लेस पर फोर्स कितना है, F। तो अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क होगा। ठीक है, तो ये स्मॉल वर्क कितना होगा वो लिखते हैं। इसको कैसा लिखें हम, dw, w नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं बोलो, dw। और क्या लिखेंगे बोलो, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना बोलो, dx। कितना लिखा अपन ने, dx। ठीक है, अब टोटल यही काम अपन को क्या करना है, पूरे के लिए करना है। ठीक है, इस पूरे के लिए हम कौन सी प्रोसेस अपनाएंगे, इंटीग्रेशन की प्रोसेस। मतलब हम क्या कर देंगे, इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अर्थात चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू, मतलब इसका इंटीग्रेशन किया तो w आ गया, और चाहो तो तुम लिख भी सकते हो ऐसा, इंटीग्रेशन। और यहाँ पर कितना बोलो, ये आएगा f, और कितना आएगा बोलो, dx। इसमें लिमिट देनी पड़ेगी, कहाँ से, x1 से लेकर के बोलो x2 तक। समझ रहे बात को? ये देखो, ये आ जाएगा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 x2 और f ये dx। बस अब ये समझ लो अपना फार्मूला बन गया ये। किसके लिए, जब फोर्स की वैल्यू कैसी हो, वेरिएट हो, तो हम W को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो, dW। देखो, इंटीग्रेशन का कंप्लीट साइन ये होगा, इंटीग्रेशन dx, इतना बस साइन नहीं होगा। ठीक है, अब जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो फिलहाल मान लो कुछ नहीं, तो क्या लिखा, 1 लिखा है जैसे। ठीक है, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x, मतलब इस फार्मूले से होता है x की पावर n dx। इसका कितना होगा, इसका होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बस अब यहाँ पर 1 है, तो 1 का मतलब क्या कह सकते हैं अपन, x की पावर 0। कितना बोल सकते हैं, तो x की पावर 0 मतलब कितना आएगा, इसके हिसाब से निकाल लो, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब 1। इट मीन्स कितना आ गया, x। कुल मिलाकर के यहाँ भी कितना लिखा है, 1 लिखा है। कितना लिखा है, 1, और ये विद रिस्पेक्ट टू w है, इसलिए यहाँ पर x था तो x आएगा, और यहाँ w है तो क्या आएगा बोलो, w आएगा। ठीक है, और ये स्टेप ना भी लिखे अपन, इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट यहाँ ही बोल सकते हैं टोटल वर्क कितना होगा, w ही होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से ये w होगा। अगर हम छोटे छोटे पीस में लेते हैं, मान लो अलग अलग करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, तो फिर कैसा बोलते हैं अपन, ये बोलते कि टोटल वर्क जो होगा वो होगा, देखो कैसे, F1
डेल्टा x1 प्लस f2 डेल्टा x2 अप टू ऐसा करके बहुत सारा ले जाते, जितनी भी टर्म होती है इसमें n होती मान लो, डेल्टा xn। फिर इनको क्या करते हैं हम, इनको कहते हैं समेशन के फॉर्म में लिखो भाई, ऐसा लिखते हैं fn और डेल्टा xn, ठीक है। और n की वैल्यू जो होगी कहाँ से कहाँ तक वेरिएट होगी, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, या जितना भी ले सकते हैं उसको, ऐसा करके। फिर यहाँ बोलते कि अगर ये n की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है, मतलब ये पीसेस कितने हो जाए, बहुत उनकी वेट बहुत ही कम होती चली जाए, तो ऐसी स्थिति में इस पूरे को ही हम किस रूप में फिर लिख देते, ऐसा लिख देते। मतलब इंटीग्रेशन की प्रोसेस को समझो। जैसे हमने कहा इस वाले एग्जांपल में जो हमने डायग्राम बनाया है अभी, ये ऊपर वाला ये डायग्राम, ये वाला, अब इसमें जो पीसेस देख रहे हो ना, अब पीसेस शुरू करो, मान लो 4 पीस हैं, तो उनमें ऊपर की एरर ज्यादा आएगी। अब 4 के बदले 40 कर दिया हमने, ठीक है। अब 40 के बदले 400 कर दिया, 4000 कर दिया, लेकिन तब भी एरर 0 तो नहीं हो रही है। बस 0 कब होगी एरर, जब उसको हम ऐसा बोल दें कि वो इनफाइनाइट टाइम तक हम उनको कट कर दे रहे हैं। और ये जो बोलना है इनफाइनाइट टाइम तक कट कर दे रहे हैं, यहीं से इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, और इसी को अपन इंटीग्रेशन की मैथमेटिक्स के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फिजिक्स में एक बार नहीं अनेकों बार हमें ये अवसर आएंगे, टाइम आएंगे जब हमको ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कभी भी नॉन रेगुलर शेप है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल पार्ट के लिए निकालेंगे, हम छोटे के लिए निकालेंगे, और अगले स्टेप में ही टोटल के लिए लिख देंगे, मतलब उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। देखो जैसे ये इंटीग्रेशन किया वो पूरी प्रोसेस हो गई। इंटीग्रेशन एक मैथमेटिक्स है, ऐसा करने के पीछे पूरी प्रोसेस आ गई। मतलब इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जैसे मान लो ये देखो, अगर तुमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तब तो तुम फार्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन मान लो तुमको कह दिया जाए कि इसका एरिया निकालना है, अब कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकाल के बतलाएगा इंटीग्रेशन। यहीं से शुरुआत हुई, ठीक है। इंटीग्रेशन मींस एरिया। कोई भी इंटीग्रेशन करते हो तो मान लो तुमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, हर इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम का जो आंसर आएगा डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट वाला, तो उसका मतलब क्या हो, किसी न किसी का एरिया ही है, किसी न किसी का क्षेत्रफल ही है। तो जब भी एरिया की बात आएगी तो हम किसका सहारा लेंगे, किससे हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन से ही लेंगे, समझ गए। और कभी भी रेट की बात होगी, दर की बात होगी, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो अभी ये फार्मूला, अब इसमें देखो, इस थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े तो मान लो एक क्वेश्चन तुमको दे दिया जाए कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू है 2x² + 3x + 5, ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू है। और इसमें x = 1 से x = 3 तक, ठीक है। अब वर्क कैलकुलेट करना है, क्या करोगे बोलो, W = 1 2 3 x1 और ये x2, x1 की वैल्यू कितनी बोलो, और ये अब f की वैल्यू कितनी बोलो, 2x²
और dx, ठीक है। जैसे तुमने पूछा है ना कि सर वो dx कहाँ गया, ये आंसर करीब करीब ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो हम लिखे यहाँ पर कि 2 × 3 कितना लिखे, कितना आएगा। अब तुम पूछो सर ये कहाँ चला गया, ये वैसे ही है करीब करीब, ठीक है, ये करीब करीब वैसा ही है। तो अब इसमें हम करते हैं इंटीग्रेशन। देखो पूरे टर्म अलग अलग कर लो, मतलब ये वाला 2x² dx, ठीक है। देखो ये चीज तुमको ऐसे डायरेक्ट करनी चाहिए, जैसे इसका करना है हमको। देखो समझना बात को, इसमें 2 कांस्टेंट तो बाहर करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और फार्मूला कौन सा होगा बोलो, फार्मूला वही होगा जो अभी हमने बताया था, इंटीग्रेशन x⁴n dx इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, n+1 पढ़ाया था हमने ये। तो बस अब ये यहाँ पर एक पावर बढ़ा दो, मतलब कितना बोलो 3, जो पावर में आएगा वो अपॉन में भी आएगा, प्लस 3 को बाहर किया अपन ने, फिर से एक पावर बढ़ा दो, जो पावर में आएगा अपॉन में कर दो। अब ये कितना है 5, तो 5 का 5x, क्योंकि 5 × 1 होता है। अब इसमें लिमिट लगाओ, लिमिट कौन सी बोलो 1 से 3, ये लगाया हमने कितना बोलो 1 से 3। अब आगे बढ़ो, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है, अपर लिमिट, तो लगाओ 2/3, ये वाली 3⁴ कितना आएगा बोलो 3 आएगा 27, और अपॉन 3 के लिखा है, प्लस बोलो 3⁴2, 3/2 तो ये लिख दिया हमने, और उसमें कितना है बोलो 9, प्लस बोलो 5 × 3 हो गया। ये अभी लिमिट कौन सी लगी बोलो, अपर वाली, उच्च सीमा। बैठ जाओ सभी लोग। अब इसके बाद लगाएंगे माइनस। अब लोअर लिमिट, मतलब x के बदले 1 लगा लो, कितना आएगा बोलो 2/3। अब कितना है बोलो ये 1, प्लस फिर से लगाओ 3/2 × 1, फिर 1। अब इसको सॉल्व करें आगे, बोलो कितना आया, काटेंगे कितना आएगा बोलो 18, यहाँ कितना आया 27/, प्लस कितना आया बोलो 15 आया। अब यहाँ माइनस में चलने दो, माइनस कितना आएगा बोलो 2/3, माइनस अंदर पहुंचेगा, माइनस बोलो और -5, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई तुम लोग कर लेना, ठीक है, एलसीएम लेकर के जो भी आंसर निकला वो उतना वर्क कहला जाएगा, ठीक है, समझ गए, बनेगा। तो इसको प्रैक्टिस करें, 2-4 न्यूमेरिकल्स और करेंगे और उसके बाद फिर आगे, ठीक है।